हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वायु लर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर्स। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ फीचर्स आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स जो होते हैं, इनमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैसे प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफाज है। प्लाज्मिड क्या है? डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है, ये भी क्या करता है? सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है। तो बैक्टीरियोफाज एंड प्लाज्मिड हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रोमोजोमल डीएनए। दोनों के अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन की जो है वो कैपेबिलिटी है। अब जो बैक्टीरियोफाज है, जो वायरस है हमारे पास, ये इसका जो है हर सेल के अंदर नंबर बहुत ज़्यादा होता है। अगर जैसे बैक्टीरिया के अंदर जब हम ये बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए डालता है, फिर उसके बाद देखो ये बहुत फास्ट जो है मल्टीप्लिकेशन करके अपना नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर इसका नंबर इतना ज़्यादा पहले से हाई है, तो जब भी अपनी कॉपी बनाएगा तो और भी ज़्यादा नंबर बढ़ा देगा, है ना। तो दे हैव अ वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। सम प्लाज्मिड में हैव ओनली 1 और 2 कॉपीज पर सेल। कुछ प्लाज्मिड में 1 या 2 ही कॉपी होंगी, और कुछ में कितनी होंगी? 15 से 100 कॉपी होंगी। तो इनका नंबर इससे भी ज़्यादा हायर हो सकता है। अगर हमें क्या करना है, एक फॉरेन डीएनए को, इफ़ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफाज और प्लाज्मिड, हम क्या कर रहे हैं? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। या तो हम बैक्टीरियोफाज को ले रहे हैं, या हम प्लाज्मिड को ले रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू कॉपी नंबर ऑफ द प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज। अब बैक्टीरियोफाज का और प्लाज्मिड का कॉपी नंबर तो पहले से हाई है, तो अगर हम इनके अंदर जो है वो एक फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे, तो उसका भी जो कॉपी नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, ना प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफाज का होगा। आगे क्या बोलते हैं कि जो वेक्टर्स आजकल हम लेते हैं, उनको हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं जिससे वो ईजिली जो है फॉरेन डीएनए को अपने अंदर जो है वो ले लिंक कर ले। एंड सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट, और हम ईजिली रिकॉम्बिनेंट जो है वो सिलेक्ट कर ले। तो इस तरह के वेक्टर्स आजकल जो है वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर एक वेक्टर को क्लोनिंग करनी है तो उसको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, तभी वो कर पाएगा। तो वो चीज़ें उसको क्या क्या चाहिए, उसमें हम सबसे पहला देख रहे हैं क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है कि भाई यहाँ से क्या होगी? रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। सो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, दिस इज़ अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स एंड एनी पीस ऑफ डीएनए। यानी हम कोई भी एक फॉरेन डीएनए को जब भी सीक्वेंस से लिंक कर देंगे, तो होस्ट सेल के अंदर रेप्लिकेशन हो जाएगी, तो उस फॉरेन डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाएगी। अब ये सीक्वेंस क्या करता है? दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड डीएनए। तो जो लिंक्ड डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसके कॉपी नंबर को भी ये कंट्रोल करता है। अगर हम चाहते हैं, सो इफ़ वन वांट्स टू रिकवर मैनी कॉपीज ऑफ द टारगेट डीएनए, अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टारगेट डीएनए है, फॉरेन डीएनए, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बने, तब हम क्या करेंगे? उस टारगेट डीएनए को ऐसे वेक्टर में क्लोनिंग करवाएंगे जिसका कॉपी नंबर पहले से बहुत ज़्यादा हो। मतलब हम वेक्टर ऐसा लेंगे, जैसे बैक्टीरियोफाज ले रहे हैं, प्लाज्मिड जो भी ले रहे हैं, वो ऐसा लेंगे जिसका कॉपी नंबर पहले से बहुत ज़्यादा हो, तब हमें उस टारगेट डीएनए की कॉपीज़ बहुत ज़्यादा मिल पाएंगी। ठीक है, ये चीज़ है। तो पहली चीज़ हमने देखी क्या? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर की। तो सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें तो यहाँ पर मार्कर जो है, सबसे पहले हमें देखना है उसका काम क्या है। उसके बाद हमें देखना है कि ये मार्कर हम किसको लेते हैं। ठीक है, तो मार्कर जो है उसमें हम पढ़ते हैं अब सिलेक्टेबल मार्कर में, इन एडिशन टू ओरी, यानी जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसके अलावा भी एक वेक्टर को जो है वो क्या चाहिए? एक सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर चाहिए। ये सिलेक्टेबल मार्कर अब ध्यान से देखना क्या करता है, इसका काम क्या है। इसका क्या काम है? इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ये क्या चेक करता है कि ट्रांसफॉर्मेंट है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अगर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है तो उनको ये हटा देगा, और अगर ट्रांसफॉर्मेंट है तो उसकी ग्रोथ को वो करवाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेंट को ये सिलेक्ट करता है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ये हटा देता है। ये काम है मार्कर का। ठीक है, अब हम पहले समझते हैं कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है क्या। हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हमें पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। वेक्टर है, उसने क्या किया? फॉरेन डीएनए अपने अंदर ले रखा है, फॉरेन डीएनए इंसर्ट है, तो ये क्या बन गया? एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। ओके,
एक तो ये चीज़ है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये एक जो है प्लाज्मिड है हमारे पास, ठीक है, प्लाज्मिड है। इसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है, सिंपली एक प्लाज्मिड है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर कोई फॉरेन डीएनए नहीं है, सिंपली एक प्लाज्मिड है। ओके, अब ये चीज़ है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, एक होस्ट सेल है। होस्ट हम किसको ले रहे हैं, ई कोलाई को ले रहे हैं। ई कोलाई जो है वो क्या है, होस्ट है। ई कोलाई का बैक्टीरिया जो है वो होस्ट है। अगर इस ई कोलाई के बैक्टीरिया ने इस नॉन रिकॉम्बिनेंट को अपने अंदर ले लिया, पहला, ठीक है। दूसरा, पहला ये क्या कर रहा है, इस नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले रहा है, तब तो ठीक है। अगर इस ई कोलाई बैक्टीरिया ने इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लिया, ठीक है, तब ये ई कोलाई क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब जब एक बैक्टीरिया जो है, जब एक होस्ट जो है वो कोई भी बाहर की फॉरेन चीज़ अपने अंदर ले रहा है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रहा है तब भी ट्रांसफॉर्मेंट कहला रहा है, अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले रहा है तब भी ट्रांसफॉर्मेंट कहला रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। ओके, अब दूसरी चीज़ आती है, अगर ये ई कोलाई का बैक्टीरिया है, इसने अपने अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को नहीं लिया, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर नहीं लिया, इसने नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी नहीं लिया, नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को भी अपने अंदर नहीं लिया, ठीक है। ये किसी भी बाहर की चीज़ को अपने अंदर नहीं ले रहा, सिर्फ जो इसके खुद के पास है वही ले रहा है, अपना ही डीएनए से काम चला रहा है, बाहर का कुछ भी नहीं ले रहा ये। तो मतलब ये क्या है, ये एक नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ओके। अब यहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। क्या, ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है, जो अपने अंदर कोई भी बाहर की चीज़ को ले ले, यानी अगर उसके अंदर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब भी वो ट्रांसफॉर्मेंट कहला रहा है, अगर उसके अंदर एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए तब भी वो ट्रांसफॉर्मेंट कहला रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जो बाहर से कुछ भी अपने अंदर नहीं ले रहा, चाहे रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, वो क्या हो गया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ओके, तो ये हमें एक तो ट्रांसफॉर्मेंट समझ में आया, दूसरा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पर हमें दो चीज़ें और समझ में आ रही हैं, क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए और क्या होता है नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है भाई, एक प्लाज्मिड है, उसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है वो इंसर्ट है, तो वो हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए सिंपली एक प्लाज्मिड है, कोई फॉरेन डीएनए कैरी नहीं कर रहा, तो दैट इज़ अ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये चारों चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, मार्कर में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर लिखा है, ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। यानी एक बैक्टीरिया है, होस्ट है, उसके अंदर हम एक डीएनए का पीस जो है वो डाल दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे हम प्लाज्मिड डालें, चाहे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालें, चाहे हम एक नॉर्मल एक फॉरेन पीस ऑफ डीएनए ही डाल दें, तो वो एक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। अगर उस बैक्टीरिया ने ले लिया अपने अंदर तो वो ट्रांसफॉर्मेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, हमने देखा एक सिलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से सिलेक्ट करता है। ओके, ये चीज़ काम करता है सिलेक्टेबल मार्कर। दूसरा, हम देखेंगे कि कौन होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, किसको हम सिलेक्टेबल मार्कर जो है वो यूज़ करते हैं। नॉर्मली द जीन एनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, जो जीन्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देती हैं, जैसे एम्पिसिलिन, क्लोरेम्पिनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स जो हैं, ओके। ऐसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स, क्लोरेम्पिनिकोल रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन्स, ये सारे जीन्स जो होते हैं एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट जीन्स, ये सब को हम एज अ सिलेक्टेबल मार्कर जो है ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। लास्ट में क्या बोल रहे हैं, द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंट अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि दूसरी चीज़ एक वेक्टर को क्या चाहिए ऑरीसाइट के अलावा, सिलेक्टेबल मार्कर। ओके, मार्कर में हमने दो चीज़ें देखी कि भाई मार्कर करता क्या है और हम सिलेक्टेबल मार्कर लेते किसको। अब जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं, क्लोनिंग साइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्लोनिंग साइट में क्या कहते हैं, क्लोनिंग साइट में पहली चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू लिंक एलियन डीएनए द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट।
फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या बोलते हैं, एक वेक्टर के पास जो रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए यानी जो रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए वो एक ही होनी चाहिए। जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ होगा उसकी एक रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। अगर उसकी एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है तो वो वेक्टर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा फ्रेगमेंट्स में। क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स विच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये एक वेक्टर है। अब इस वेक्टर में यहाँ पर एक EcoR1 की रिकॉग्निशन साइट है और यहाँ पर एक रिकॉग्निशन साइट है। EcoR1 जो है ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, उसकी एक यहाँ पर रिकॉग्निशन साइट है और एक यहाँ पर, एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट है। तो क्या होगा, ये EcoR1 यहाँ पर तो कट लगाएगा ही लगाएगा, मतलब ये वाला टुकड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ से जब इसने यहाँ कट लगाया और यहाँ पे भी कट लगा देगा, क्योंकि दो है ना, यहाँ पे भी कट लगाया तो इधर से भी दो टुकड़े होगा, इधर से दो टुकड़े, दो तो ये होगा, इधर भी ब्रेक हो जाएगा, इधर भी ब्रेक हो जाएगा, पूरा वेक्टर फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो गया। तो फिर जीन क्लोनिंग कैसे हो पाए, इसलिए रेस्ट्रिक्शन साइट जो है, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज होगा उसकी एक ही होनी चाहिए। अब आगे क्या बोलते हैं कि द लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए और एलियन डीएनए इज कैरीड आउट एट अ रेस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। जहाँ पर भी हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पे उसकी रेस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे देखने को मिलेगी हमें, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होंगी वहाँ पर। अब यहाँ पर हम जो वेक्टर देख रहे हैं ये है कौन सा वेक्टर, ये है PBR322 वेक्टर। इसमें देखो हमने अभी पढ़ा था एक वेक्टर के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है इस PBR322 के पास, उसके पास मार्कर प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोनिंग साइट में हम क्या देख रहे हैं, EcoR1 जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उसकी ये साइट है, CLA1 की ये है, HIND3 की है, BAMH1 की है, SAL1 की है, PVU1 की है, PVU2 की है, PST1 की है। ये सारी क्या है, इन सभी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की रिकॉग्निशन साइट्स है ये। ओके, और क्या है, रोप क्या है, जो भी रोप कोड करता है प्रोटीन्स को जो रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्या कर रहा है, प्रोटीन्स को कोड कर रहा है जो इसकी रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको कोड करता है। ठीक है, तो अब ये हमने क्या देखा कि PBR322 के अंदर क्या क्या चीज़ें, जितनी भी चीज़ें एक वेक्टर को चाहिए क्लोनिंग के लिए वो सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ओके, तो देखो अभी हमने क्या देखा कि जब हमने एक PBR322 वेक्टर में एक फॉरेन डीएनए को टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पे इंसर्ट कर दिया तो क्या हुआ, वो PBR322 अब क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। वो PBR322 अब क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मान लो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन की साइट थी, यहाँ हमने जो क्या है फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया। जब हमने फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दिया PBR322 वेक्टर में तो अब ये वेक्टर क्या बन गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। यहाँ पर क्या हमने देखा कि जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाली साइट पर लगाएंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। तो जब हमने फॉरेन डीएनए को इसमें डाला तो टेट्रासाइक्लिन जो जीन था वो ब्रेक हो गया, यानी लूज कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने उसमें फॉरेन डीएनए डाल दिया। बट कैन स्टिल बी सिलेक्टेड आउट फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट once by plating the transformant on medium containing on ampicillin containing medium। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास आया है इसमें टेट्रासाइक्लिन वाला जीन तो नहीं है लेकिन एम्पिसिलिन का जीन है, इस रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, जब हम उसको एम्पिसिलिन वाले मीडियम में क्या करवाएंगे, प्लेटिंग करवाएंगे। ओके, तो हम ये मान ले रहे हैं कि ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ये हमारे पास क्या है, एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसके अंदर कोई भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट नहीं है। तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा है, इसके अंदर तो एम्पिसिलिन का जीन भी है, इसके अंदर तो टेट्रासाइक्लिन का जीन भी है। ठीक है, ये है एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ओके, अब हम क्या करते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं ये, द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रोइंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफॉर्म मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो अभी हम पहले क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए और एक नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने क्या करा, प्लेटिंग करवाई। पहले हम किस में ग्रो करवाएंगे, पहले हम ग्रो करवाएंगे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में। एम्पिसिलिन के मीडियम में हमने क्या किया,
ग्रो करवाया। तो हमें यहाँ पर इससे पता क्या चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। तो जब हम ग्रो करवाएंगे तो यहाँ पर हम ये ले रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट। ये हमारे पास क्या है, रिकॉम्बिनेंट। इस रिकॉम्बिनेंट के अंदर टेट्रासाइक्लिन नहीं है बट एम्पिसिलिन है। ओके, एम्पिसिलिन है। और इस नॉन रिकॉम्बिनेंट में क्या है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, टेट्रासाइक्लिन भी है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट एम्पिसिलिन वाले मीडियम में जो है वो ग्रो करवाया। अब दूसरा स्टेप हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसके अंदर, मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन में। यानी ये जो मीडियम है ये टेट्रासाइक्लिन वाला मीडियम है, इसमें हमने क्या करना है, ये हमारे पास नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें एम्पिसिलिन भी है, एम्पिसिलिन भी है और टेट्रासाइक्लिन भी है, और ये ये रिकॉम्बिनेंट है। ये जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन नहीं है और एम्पिसिलिन है। ओके, एम्पिसिलिन का जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का भी है और एम्पिसिलिन का भी है नॉन रिकॉम्बिनेंट में। ओके, तो जब हम इसको टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करवाएंगे तब क्या होगा, और जब एम्पिसिलिन में करवाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये एम्पिसिलिन वाले में जब ग्रो करवा रहे हैं तब देख रहे हैं क्या होता है, द रिकॉम्बिनेंट, क्या बोल रहे हैं, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। यानी जो ये रिकॉम्बिनेंट था, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था ये ग्रो करेगा एम्पिसिलिन के अंदर, ये ग्रो करेगा। ओके, बट नॉट ऑन दैट कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। लेकिन यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है ये ग्रो नहीं करेगा, नहीं करेगा टेट्रासाइक्लिन के अंदर ग्रो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन का जीन तो ब्रेक हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और सिर्फ एम्पिसिलिन का जीन है, तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में रिकॉम्बिनेंट कैसे ग्रो करेगा, नहीं करेगा ग्रो। लेकिन जब हम एम्पिसिलिन में करवा रहे थे तब उसमें टेट्रासाइक्लिन का जीन नहीं है लेकिन एम्पिसिलिन का तो है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले में ग्रो नहीं करेगा। ओके, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, आगे देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट का क्या हुआ, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। यानी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट था ये एम्पिसिलिन में भी ग्रो करा, क्योंकि इसके पास तो एम्पिसिलिन का भी और टेट्रासाइक्लिन का भी है, तो एम्पिसिलिन वाले में ग्रो कर जाएगा, और टेट्रासाइक्लिन में भी इसका टेट्रासाइक्लिन का जीन है तो टेट्रासाइक्लिन में भी ग्रो कर जाएगा। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट दोनों में ग्रो करेगा, बट रिकॉम्बिनेंट सिर्फ और सिर्फ एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है क्या, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट कर रहा है। ओके, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड। इनएक्टिवेट कौन सा हुआ है, जिसमें टेट्रासाइक्लिन नहीं है। ओके, तो अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एलियन डीएनए एंड हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो टेट्रासाइक्लिन सिलेक्टेबल मार्कर है, वो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को कैसे सिलेक्ट कर रहा है, कैसे सिलेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर इंसर्ट हुआ है फॉरेन डीएनए वहाँ पर वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रोथ नहीं हुई। इससे हमें पता चल गया कि टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में जब रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं किया तो मतलब इसी के अंदर फॉरेन डीएनए यही रिकॉम्बिनेंट है ना, तभी तो वो ग्रो नहीं करा। और अगर वो एम्पिसिलिन में दोनों ग्रो हो रहे हैं, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा, क्योंकि दोनों ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जहाँ हमने टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करवाया तो एक ही की ग्रोथ हो गई, तो जिसकी ग्रोथ जो है वो नहीं हुई है उससे हमें पता चल गया हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन क्या करता है, ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करता है, और दूसरा क्या करता है, हमें ये बता देता है कि कौन सा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज़ अ क्यूम्बरसम प्रोसीजर। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो ये एंटीबायोटिक्स का जब इनएक्टिवेशन हो रहा है, जैसे टेट्रासाइक्लिन जीन इनएक्टिवेट हो रहा था, तो इसके बेस पे हम रिकॉम्बिनेंट पता लगा रहे थे। ये मेथड काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं ना, 2 प्लेट्स लगानी पड़ती हैं डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की, तो ये काम जो है थोड़ा सा सही नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं,
इसकी जगह दूसरा काम कर सकते हैं। मतलब अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अल्टरनेटिव सिलेक्टिवर मार्कर्स हैव बीन डेवलप्ड। ऐसे मार्कर्स डेवलप करे गए हैं जो हमें रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट किस बेसिस पे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर के बेस पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, तो उस बेसिस पे, यानी अगर कलर जो है वो कैसा आ रहा है उस बेस पे हम पता लगा लेंगे कि रिकॉम्बिनेंट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट है। ओके, अब कैसे वो देखो, इसमें हम करते क्या है, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज। दिस रिजल्ट इनटू इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम विच इज रेफर टू एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। देखो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक वेक्टर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर के अंदर ही क्या है, यहाँ पर लैक जेड जीन है, यहाँ पर क्या है, लैक जेड जीन, लैक जेड जीन। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये लैक जेड जीन क्या करता है, ये कोड करता है कौन से एंजाइम को, बीटा गैलेक्टोसिडेज को, बीटा गैलेक्टोसिडेज को, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम को ये कोड करता है। ठीक है, तो अगर ये लैक जेड जीन एक्टिव है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम भी एक्टिव है। तो ये एंजाइम क्या करता है, ये ब्लू कलर देता है, ये ब्लू कलर देता है। ठीक है, ब्लू कलर देता अगर ये एक्टिव है तो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर, जब हमने यहाँ इस लैक जेड जीन की साइड पर एक डीएनए को इंसर्ट कर दिया तो ये लैक जेड जीन जो है ये इनएक्टिव हो गया। अब जब ये लैक जेड जीन इनएक्टिव होगा तब बीटा गैलेक्टोसिडेज भी इनएक्टिव होगा और ब्लू कलर नहीं आएगा। तो कलर कौन सा आ जाएगा, वाइट कलर आ जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। वाइट कलर आ रहा है मतलब अगर रिकॉम्बिनेंट है तब वाइट कलर आ रहा है, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट है तो ब्लू कलर आ रहा है। बस कलर के बेस पे हमें पता चल गया, क्योंकि ब्लू कलर कब आ रहा है, जब बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्टिव है। ओके, और वाइट कलर कब आ रहा है, जब फॉरेन डीएनए है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिव हो गया तो वाइट कलर आ रहा है। बस इस बेस पे जो है हम पता लगा लेते हैं रिकॉम्बिनेंट कौन सा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ओके, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव्स ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अगर हमारे पास लैक जेड जीन एक्टिव है, बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम एक्टिव है, तो क्या हुआ, ब्लू कलर की कॉलोनीज आ गई। इफ द प्लाज्मिड बैक्टीरिया डज नॉट हैव एन इंसर्ट, अगर उसके अंदर फॉरेन डीएनए नहीं है तब ब्लू कलर की कॉलोनीज आए। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इनटू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज, यानी अगर उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज इनएक्टिव हो गया और कॉलोनी ने कोई भी कलर नहीं दिया। ओके, दीज आर आइडेंटिफाइड एज रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज। तो इस बेसिस पे हमें बहुत ही आसानी से रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट पता लग जाते हैं कलर के बेस पे। ओके, अब इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये क्लोनिंग साइट वाला टॉपिक। इसके बाद जो है वो हम एग्रोबैक्टीरियम टुमेफिकेशन जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं।